हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मस्त, वेरी नाइस। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। ओके, सो मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालो, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है ना। देखो, तुम्हारी ना 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो इससे बहुत मिलता जुलता है। अगर तुमने ये समझ लिया तो समझ लो 95% ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट्स डन हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो काइंड ऑफ सेम प्रिंसिपल पे काम करती है। सेम प्रिंसिपल इन द सेंस कि उनके जो फॉर्मुलेशंस आएंगे, उनकी जो डिपेंडेंसी आएगी ऑन द पार्टिकल्स ऑन दियर डिस्टेंसेस, वो लगभग सेम ही होगा। ठीक बात। चलिए ग्रेविटेशन के बारे में बातचीत करते हैं। तो एक साहब थे, न्यूटन साहब। न्यूटन साहब बैठे थे पेड़ के नीचे, तो उन्होंने देखा भाई पेड़ से सेब गिरा। अगर अपने जैसे लालची होते वो कि यार सेब गिरा, उठा के खा लो, अपने को क्या मतलब सेब क्यों गिरा, कैसे गिरा, जो भी खाओ चुपचाप और आगे निकलो। पर वो इतने लालची थे नहीं, है ना। हम लोग थोड़े कलयुग के लोग हैं, वो भी कलयुग के थे, लेकिन थोड़ा मतलब रीजन ढूंढने की कोशिश करते थे वो। ऑलराइट, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये साइड में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की उन्होंने कोशिश करी। फिर उनके बाद उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि क्या रिलेशन है, कैसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों मास से मास टकरा रहा है। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आई, है ना। तो अब उन ऑब्जर्वेशंस को हमने एक तरीके से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी, हमने कंसंट्रेट करने की कोशिश करी। तो क्या ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो भी ऑब्जर्वेशन थी, मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से उनको डिनोट करने की कोशिश करता हूं। तो पहली क्या ऑब्जर्वेशन थी? मान लेते हैं कि अपने पास दो मास हैं, ठीक, मास m1 एंड मास m2। अगर मैंने इनको स्पेस में रख दिया और छोड़ दिया तो पता लगा ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे। इसका मतलब पहले वाले पे फोर्स इधर लगी होगी और दूसरे वाले पे फोर्स इधर लगी होगी, हाँ कि ना। पहले वाला राइट को भागा, दूसरे वाला लेफ्ट को भागा। तो ये ऑब्जर्वेशन आई कि इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, विच इज ड्यू टू दियर मास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू दियर मास। तो पता लगा पहले वाले पे उधर लगी और दूसरे वाले पे इधर लगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया। इससे क्या ऑब्जर्वेशन आई? इससे ऑब्जर्वेशन आई दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive in nature, is attractive in nature। कि भाई साहब ये फोर्स दो मासेस को अट्रैक्ट करवाती है ना। एक मास दूसरे मास से अट्रैक्ट होता है, ये एक दूसरे की तरफ लगती है। ये ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आई कि मान लो हम लोग पहले वाले को कर ले फिक्स कि ये नहीं चलेगा भाई साहब, इसको नहीं जाने देंगे, और दूसरे वाले मास को हम कुछ दूरी पे छोड़ दें, और अगर हम लोग इसका F2 फोर्स निकालने की कोशिश करें। कैसे? ये मास इधर की तरफ भागेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो मैंने किसी तरीके से उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। तो फिर मैंने कहा कि F2 इज इक्वल टू m2a2। पता कर लिया मैंने कि इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड आने वाला है, ये पता कर लिया। दूसरे ही पल मैंने m2 को फिक्स कर लिया और m1 को छोड़ा, और m1 पे राइट में फोर्स लगी F1। इनके बीच की दूरी रखी मैंने सेम दोनों सेटअप में। तो मैंने इस F1 को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, उसके एक्सेशन से F1 आया m1a1।
मैंने A1 कोशिश कर लिया ढूंढने की, A1 फाइंड आउट कर लिया, M1 M2 मेरे को ऑलरेडी पता है। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन आई, पता लगा मेरे को कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। ओ, ये तो भाई साहब दोनों सेम, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल। अरे बहुत बढ़िया। ध्यान देना, दो फोर्सेस हैं, वो दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, पहले वाले पे राइट, दूसरे वाले पे लेफ्ट। क्या फील आती है इससे? न्यूटन थर्ड लॉ। टू फोर्सेस, सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट बॉडीज, अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। अरे हां कि ना? इट मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स आर न्यूटन थर्ड लॉ पेयर। अरे चमका के नहीं चमका? ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर न्यूटन थर्ड लॉ पेयर। ये ऑब्जर्वेशन आई भाई, यहां से समझ में आया? एक पे लग रही है दूसरे के कारण, तो दूसरे पे लग रही है पहले के कारण, एक दूसरे पे लगा रहे हैं ये फोर्स। समझ में आई बात? छाप लिया इतना? पक्का? वेरी गुड। मिटा दूं इसको? ऑल राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टू बॉडीज, ऑन टू masses आर न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर, थर्ड लॉ पेयर। बहुत बढ़िया। तीसरी एक ऑब्जर्वेशन, वो क्या थी? जो तुम्हारी ग्रेविटेशन फोर्स लगती है ना, वो दो मासेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है। वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे भी लग सकती है, अगर हम कहें भाई साहब ये भी तो दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो ये भी तो न्यूटन थर्ड लॉ की बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे नहीं लगती, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है इस लाइन के अलोंग। सो व्हाट आई शुड राइट? दैट दिस इज रॉन्ग। व्हाट आई शुड राइट? इट acts along the line joining centers of two masses। ग्रेविटेशन फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगेगी जो दोनों मासेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। अरे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अरे हाँ कि ना? बोल सन्नाटे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ऐसी जो फोर्सेस होती हैं, जो ऐसी लाइन के अलोंग लगती हैं, जो सेंटर से पास करे, ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। हेंस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। जो फोर्सेस along the line joining centers of two bodies लगती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, हेंस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। समझ में आया? पक्का? सोच लो। बहुत बढ़िया, मजा आया, शानदार। लिख लिया यहां तक? ठीक, ओके भाई, बहुत बढ़िया। सेंट्रल फोर्स होती है जी, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? वो एक्सपेरिमेंटली कुछ फाइंड आउट हुआ। मैग्नीट्यूड मान लो कि अपने पास दो मास हैं, M1 M2, इनके बीच की दूरी R है। तो पता लगा कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाया गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया कैपिटल G। फिर कैपिटल G की वैल्यू डिफाइन हुई। कैपिटल G को क्या बोलते हैं? कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आई बात? इसकी वैल्यू डिफाइंड हुई कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से। अंतरजाल पे, इंटरनेट पे सर्च करके देखना कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, यू विल गेट टू नो कि क्या एक्सपेरिमेंट था, उसमें कुछ सेटअप था, वहां से कैपिटल G की वैल्यू लिखा ली।
कितनी आई कैपिटल जी की वैल्यू? मिटाऊं मैं इसको? मैं मिटा देता हूं ना, फिर लिखते हैं हम लोग। मिटा दूं? ओके। कैपिटल जी की वैल्यू आई 6.674 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बड़े आराम से ये यूनिट आ सकती है। ये वैल्यू निकाल लेगी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। छाप दो। छाप दिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो फोर्स तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, हाँ कि ना? यस सर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मैं ग्रेविटेशन फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? लिखो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। मान लो दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, तो ये फोर्स है जो F1 है। 1 पे लगने वाली फोर्स किसने लगाई? 2 ने लगाई, तो इसको बोल देते हैं F12। F12 क्या डिफाइन हो गया? F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या ये बात चमकी? पक्का? वेरी गुड। हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, R12 वेक्टर। ये R12 क्या है? R12 वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मैंने 2 पे बैठ के 1 की पोजीशन देखी, लेफ्ट की तरफ नजर आई, तो ये R12 हुआ। मेरे को F12 डिफाइन करना है। मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मेरे को एक डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन कैसे दूं? अगर मैं R12 का यूनिट वेक्टर यानी कि R12 कैप यूज कर लूं, क्या डायरेक्शन आ जाएगी? ना, फोर्स इसके अपोजिट है। तो R12 के साथ एक माइनस साइन लगा दो, तुम्हारी वेक्टर फॉर्म में फोर्स रिप्रेजेंट हो गई। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, चमका। सिमिलरली दिस फोर्स विल बी F21। हम लोग कह सकते हैं कि F12 वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर फॉर्म में। सही बात? उल्टी है ना, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन का नेगेटिव साइन लगाया। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म में फोर्स। अरे चमका। अगर मैं F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, या तो मैं ऐसे लिख दूं, माइनस हटा दूं यहां का, ये बन जाएगा G m1 m2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप, या फिर R21 लिख दूं और माइनस लगा दूं, एक ही बात है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। R21 कौन सा हुआ? R21 मतलब पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब ये बनेगा R21 वेक्टर, और F21 R21 के उल्टी है, इसलिए माइनस साइन आया। कंफ्यूज नहीं होना है। अरे सन्नाटो, समझ में ही बात? पक्का? वेरी गुड। कैपिटल जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कैपिटल जी की कुछ प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं। मिटा दूं इसको? ठीक। कैपिटल जी, सबसे पहले इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या, क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं? इट इज सेम एवरीवेयर। ये हर जगह सेम होता है, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे धरती पे, चाहे मार्स पे, चाहे सन पे, चाहे गैलेक्सी, चाहे प्लूटो पे, नेपच्यून पे, कहीं मर्जी चले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक? ओके। डायमेंशन क्या आएंगी इसकी? डायमेंशंस, न्यूटन इज फोर्स की डायमेंशन ml स्क्वायर T-2, हाँ कि ना? ये मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, ये kg स्क्वायर, सॉरी mlt-2, नॉट ml स्क्वायर, mlt-2, ये L स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये बन जाएगा m-1 L³ T-2। ये इसकी डायमेंशन हुई। अरे निकाल के देख लो, डायमेंशन में निकाला हुआ है हमने। चमका? वेरी गुड। अगर तुमने दो मासेस के बीच में एयर रखी हो, या दो मासेस को पानी में रख दिया हो, या दो मासेस को आग में रख दिया हो, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट डज नॉट डिपेंड
डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन मासेस। दोनों मासेस के बीच में क्या मीडियम है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी वैल्यू कांस्टेंट रखेगा। अरे चमका क्या, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अब थोड़ी चर्चा करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने अभी नहीं पढ़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो वो होती है कि भाई इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ पेयर होती है, ये सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बहुत दूर तक लग सकती है। कैसे भाई साहब, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर का, 15 करोड़ किलोमीटर का, फिर भी ये लगती है। अरे बहुत दूर तक लगती है, ये समझ में आया। सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं डायग्राम बना के। मान लो कि ये दो मास हैं m1 और m2, इसके ऊपर फोर्स लग रही है F1 मान लो, राइट की तरफ। सही बात लग रही है जी, बहुत बढ़िया, मजा आया। अगर यहां पे एक m3 आ जाए तो इस m3 के कारण ये वाली फोर्स पे क्या चेंज आएगा, कम होगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी? सोचो, अभी भी इनके बीच की दूरी r ही है, इसके आने से ये फोर्स पे क्या फर्क पड़ा? कुछ लोग बोल रहे सर चेंज हो जाएगी, सर कम हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी। देखो सन्नाटो, ये जो F1 है वो Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर है। m3 के आने से ना G चेंज हुआ, ना m1 ना m2 ना r। अगर सब चेंज नहीं हुआ तो F क्यों चेंज हो? तो भाई साहब F भी वही रहेगा ना। अरे समझ में आया? ये F1 पे m3 के आने से कोई चेंज नहीं होगा। सो इसलिए स्टेटमेंट लिखो, द फोर्स between two masses is independent of absence or presence of any third mass। तीसरे मास की एब्सेंस या प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है दो मासेस के बीच की फोर्स को। पर तीसरे मास के आने से यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगी जिसके कारण m1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। समझ में आया? जिसके कारण m1 का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन m1 और m2 के बीच की फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना? दोनों बातें डिफरेंट हैं। द फोर्स बिटवीन टू मासेस एंड द नेट फोर्स ऑन वन मास, दोनों बातें डिफरेंट हैं। मैं कह रहा हूं कि तीसरे मास के आने से दोनों मासेस के बीच की फोर्स चेंज नहीं होगी। हां, इस मास के ऊपर नेट फोर्स जरूर चेंज हो जाएगी। द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड मास। हाउएवर, लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, हाउएवर, इसी का कंटिन्यू करना है, ठीक है। हाउएवर, नेट फोर्स ऑन द मासेस on the mass will change। इसके ऊपर भी नेट फोर्स चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर भी नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। समझना, ठीक है। नेट फोर्स ऑन अ मास एंड द फोर्स बिटवीन टू मासेस, दोनों डिफरेंट बातें हैं। समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके ऊपर जेईई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। उसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन था, बट समस्या कुछ ऐसी ही थी। समझ में आया? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो बता भी कैसे पाओगे? मैं तो ये रिकॉर्ड कर चुका हूं, मेरे रिकॉर्ड करने के बाद सुन रहे हो। तुम्हारी बात अगर मेरे तक पहुंचानी हो तो तुम्हें टाइम में, पास्ट में ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ कि ना? समझ में आया?
पक्का, वेरी गुड। चलो मैं ना असाइनमेंट में इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल है, कोई बहुत तो बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, तुम कर लेना वो, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था आज। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। वो क्यों लगती है, कैसे चेंज होती है, घटती है, बढ़ती है, कहाँ जीरो होती है, कहाँ ज्यादा हो जाती है, वो सब चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। असाइनमेंट करके जाना और सब्सक्राइब और घंटी बजा के जाना, ठीक बात। चलिए फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।